हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट। सो व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम क्लास 12th की जो इकाई 10 है पारिस्थितिकी की, उसमें से जो चैप्टर 11th है जीव और समष्टियाँ, उस चैप्टर की आज एनसीईआरटी ऑडियो बुक हम एक ही सेशन में कंप्लीट करेंगे। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पहले इस पारिस्थितिकी में वाली इकाई में क्या पढ़ने वाले हैं और उसका जो डेमो है वो देखेंगे, और साइंटिस्ट के बारे में हम मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। हम एक ही सेशन में सारे साइंटिस्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सो साइंटिस्ट हम रीड नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विविधता ही जीवित जीवों का केवल लक्षण नहीं है, बल्कि जीव विज्ञान पाठ्य पुस्तक का भी अंश है। जीव विज्ञान का प्रस्तुतिकरण या तो वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान अथवा चिर प्रतिष्ठित तथा आधुनिक रूप में किया गया है। इसका पिछला भाग जीव विज्ञान के आणविक पहलुओं की प्रयोक्ति है। भाग्यवश हमारे पास बहुत से सूत्र हैं जिसका प्रयोग हम जीव विज्ञानीय सूचना को एक सिद्धांत के अनुरूप विभिन्न क्षेत्रों में बुनते हैं। पारिस्थितिकी भी एक ऐसा सूत्र है जो जीव विज्ञान को समग्रात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। जीव विज्ञान संबंधी ज्ञान का सार यह है कि जीव दृष्टि के रूप में किस प्रकार रहते हैं, अन्य जीवों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं तथा समूह के रूप में इनका भौतिक वास किस प्रकार का है, यह किस प्रकार संगठित होकर समष्टि सामुदायिक पारिस्थितिक तंत्र यहाँ तक कि संपूर्ण जीव मंडल का निर्माण करते हैं। इन सभी के बारे में पारिस्थितिकी हमें ज्ञान प्राप्त कराती है। इसका विशेष पहलू मानवजनिक पर्यावरणीय विघटन तथा इससे उत्पन्न सामाजिक राजनीतिक मामलों का अध्ययन कराना है। इस इकाई में उपयुक्त पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए वर्णन किया गया है। सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जीव और समष्टियाँ। हमारे जैविक विश्व में लुभावनी विविधता और आश्चर्यजनक जटिलता है। हम जीव विज्ञानीय संगठन के विभिन्न स्तरों पर अन्वेषी प्रक्रमों से इसकी जटिलता को समझने का प्रयास कर सकते हैं। ये जीव विज्ञानीय संगठन स्तर है वृहत अणु, कोशिकाएं, ऊतक, अंग, व्यष्टि जीव, समष्टियाँ, समुदाय, पारितंत्र और जीवोम। इस संगठन के किसी भी स्तर पर हमारे मन में दो प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं कि उदाहरण के लिए जब हम बाग में सुबह बुलबुल को गाते हुए सुनते हैं तो प्रश्न उठता है कि पक्षी कैसे गाते हैं या पक्षी क्यों गाते हैं। कैसे प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम के पीछे क्रियाविधि जानने की जिज्ञासा है, जबकि क्यों प्रकार के प्रश्नों में प्रक्रम का महत्व तलाशा जाता है। इस उदाहरण में पहले प्रश्न का उत्तर पक्षी में वाक्य यंत्र और कंपमान अस्थि का प्राचलन हो सकता है, जबकि दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि प्रजनन ऋतु के दौरान पक्षी को अपने साथी से बात करने की आवश्यकता हो सकती है। जब अपने चारों ओर प्रकृति को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपके मन में निश्चित रूप से दोनों प्रकार के अनेक दिलचस्प प्रश्न उठेंगे। रात को खिलने वाले फूल आमतौर पर सफेद क्यों होते हैं? भ्रमर को कैसे पता चलता है कि फूल में मकरंद है? कैक्टस में इतने सारे कांटे क्यों होते हैं? चूजे कैसे अपनी मां को पहचान लेते हैं? इत्यादि। आप पिछली कक्षाओं में सीख चुके हैं कि पारिस्थितिकी ऐसा विषय है जिसमें जीवों के बीच या जीवीय तथा भौतिक अजीवीय अबायोटिक पर्यावरण के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मूल रूप से पारिस्थितिक जीवीय संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव, समष्टियाँ, समुदाय और जीवोम। इस अध्याय में हम पारिस्थितिक के समष्टि स्तरों के बारे में अध्ययन करेंगे। 11.1 समष्टियाँ। समष्टि गुण। प्रकृति में हमें किसी भी जाति के पृथक एकल व्यष्टि के दर्शन बिरले ही होते हैं। इनमें से अधिकांश सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में समूह में रहते हैं, समान संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं तथा उनके लिए स्पर्धा करते हैं, संकरण इनब्रीड करते हैं और इस प्रकार वे समष्टि की रचना करते हैं। हालांकि संकरण शब्द में लैंगिक जनन कार्य अंतर्निहित है। अलैंगिक जनन से भी जन्म लेने वाले व्यष्टियों का समूह को भी पारिस्थितिक अध्ययन के लिए आमतौर से समष्टि मान लिया जाता है। आर्द्र भूमि में सभी जलकाक, वन क्षेत्र के सागवान, टीक फूट के पेड़, संवर्धन प्लेट के जीवाणु, त्याग दिए गए आवास में चूहे और तालाब में कमल के पौधे आदि समष्टि के कुछ उदाहरण हैं। पहले अध्याय में आपने ये सीखा कि हालांकि व्यष्टि जीव वह है जो परिवर्तित पर्यावरण का सामना करे। प्राकृतिक वर्ण द्वारा वांछित विशेषकों को विकसित करने का कार्य समष्टि स्तर पर ही होता है। इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि यह पारिस्थितिकी समष्टि आनुवंशिक और विकास से जोड़ता है। समष्टि में कुछ ऐसे गुण हैं जो व्यष्टि जीव में नहीं होते हैं। व्यष्टि जन्मता और मरता है, लेकिन समष्टि में जन्म दरें और मृत्यु दरें होती है।
समष्टि में इन दरों को क्रमशः प्रति व्यक्ति जन्म दर और मृत्यु दर कहते हैं। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों के संबंधों में संख्या में परिवर्तन वृद्धि या ह्रास के रूप में प्रकट किए गए। उदाहरण के लिए अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 20 पौधे और जन्म द्वारा 8 नए पौधे और हो जाते हैं, जिससे वर्तमान समष्टि 28 हो जाती है, तो हम जन्म दर को 8/20 यानी कि 0.4 संतति प्रति कमल प्रतिवर्ष के हिसाब से परिकलन कर सकते हैं। अगर प्रयोगशाला समष्टि में 40 फलमकियों में से 4 समव्यष्टि की किसी विशिष्टकृत समय अंतराल में मान लीजिए कि 1 सप्ताह के दौरान मर जाते हैं, तो उस समय के दौरान समष्टि में मृत्यु दर जो है 4/40 यानी कि 0.1 व्यष्टि प्रति फलमकी प्रति सप्ताह कहलाएगी। समष्टि का दूसरा विशिष्ट गुण लिंग अनुपात है, यदि नर एवं मादा का अनुपात। व्यष्टि या तो नर या मादा होती है, लेकिन समष्टि का लिंग अनुपात होता है, जैसे कि समष्टि का 60% स्त्री है और 40% नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी दिए गए समय में समष्टि भिन्न आयु वाले व्यष्टियों से मिलकर बनती है। अगर समष्टि के लिए आयु वितरण दी गई आयु अथवा आयु के वर्ग के व्यष्टियों का प्रतिशत आलेखित किया जाता है, तो बनने वाली संरचना आयु पिरामिड कहलाती है। मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड आमतौर पर नर और स्त्रियों का आयु वितरण संयुक्त आरेख को दर्शाता है। पिरामिड का आकार समष्टि की स्थिति प्रतिबिंबित करता है। क, क्या यह बढ़ रहा है, ख, स्थिर है और ग, घट रहा है। समष्टि का साइज आवास में उसकी स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताता है। समष्टि हम कैसे भी पारिस्थितिक प्रक्रम अन्वेषण करना चाहें, भले यह दूसरी जातियों से स्पर्धा का परिणाम हो, परभक्षी का प्रभाव हो, पीड़कनाशी अनुप्रयुक्त करने का प्रभाव हो, हम उसका मूल्यांकन हमेशा ही समष्टि के साइज में कोई परिवर्तन के संदर्भ में करते हैं। प्रकृति में समष्टि के साइज की इतनी कम संख्या में भी 10 से कम भरतपुर आर्द्र भूमि क्षेत्रों में साइबेरिया, सारस या किसी साल लाखों में हो सकती है। तालाब में क्लेमाइडोमोनास। ये आवश्यक नहीं है कि किसी समष्टि को जो अधिक तकनीकी रूप से समष्टि घनत्व कहलाती है एन के रूप में अभिहित करते हैं। हालांकि समष्टि घनत्व की सबसे उपयुक्त माप आमतौर पर कुल संख्या है। कुछ मामलों में यह अर्थहीन है अथवा इसका निर्धारण कठिन होता है। किसी क्षेत्र में अगर 200 गाजर घास पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस पादप है, लेकिन केवल एक अकेला बड़े वितान वाला बरगद का विशाल वृक्ष है, तो ये कहना पार्थेनियम के सापेक्ष बरगद का समष्टि घनत्व कम है, उस समुदाय में बरगद की महत्वपूर्ण भूमिका मूल्यांकन करने के बराबर है। ऐसे मामलों में समष्टि साइज के माप के लिए प्रतिशत आवरण अथवा जीव भर अधिक अर्थपूर्ण है। अगर समष्टि बहुत बड़ी है और गणना असंभव है अथवा बहुत समय लेने वाली है, तो कुल संख्या को अपनाने का आधार भी सरल नहीं है। अगर आपके पास प्रयोगशाला में पेट्री डिश में जीवाणु का घना संवर्ध कल्चर है, तो उसका घनत्व बताने की सर्वोत्तम माप क्या है? कभी कभी पारिस्थितिक अन्वेषण के लिए निरपेक्ष समष्टि घनत्व जानने की आवश्यकता नहीं है। आपेक्षिक घनत्वों से भी उद्देश्य की पूर्ति भली भांति हो जाती है। उदाहरण के लिए प्रति पास पकड़ी गई मछलियों की संख्या झील में कुल समष्टि घनत्व को काफी ठीक माप है। हम बहुधा समष्टि के साइज के बिना वास्तव में गिने अथवा बिना देखे अप्रत्यक्ष रूप से आकलन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय उद्यानों और बाघ आरक्षितियों में बाघ गणना प्राय पग चिन्हों और मलगुटिकाओं पर आधारित है। 11.1.2 समष्टि वृद्धि। किसी जाति के लिए समष्टि की साइज स्थैतिक प्राचल नहीं है, यह समय समय पर बदलता रहता है, जो विभिन्न कारकों पर आहार उपलब्धता, परभक्षण, दाब, मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वास्तव में ये परिवर्तन हमें समष्टि में क्या घटित हो रहा है इसका कुछ बोध कराते हैं। क्या समष्टि घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है? अंतिम कारण कुछ भी रहे, परंतु दी गई अवधि के दौरान दिए गए आवास में समष्टि का घनत्व 4 मूलभूत प्रक्रमों में घटता बढ़ता है। इन चारों में से 2 जन्म दर और अप्रवासन है समष्टि घनत्व को बढ़ाते हैं और 2 मृत्यु दर तथा उत्प्रवासन समष्टि घनत्व को घटाते हैं। जन्म दर से मतलब है कि समष्टि में जन्मों संख्या जो दी गई अवधि के दौरान आरंभिक घनत्व से जुड़ती है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है। मृत्यु दर, यह दी गई अवधि समष्टि में होने वाली मौतों की संख्या है। अप्रवासन, उस जातियों के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। उत्प्रवासन, वे समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए हैं। इसलिए इसका समीकरण हम ऐसे, अगर समय t पर समष्टि घनत्व n है, तो t+1 पर इसका घनत्व होगा nt+b+i ऊपर दिए गए समीकरण से आप देख सकते हैं कि अगर जन्म लेने वालों की संख्या जमा अप्रवासियों की संख्या, मरने वालों की संख्या उत्प्रवासियों की संख्या से अधिक है, तो समष्टि घनत्व बढ़ जाएगा, अन्यथा यह घट जाएगा। समान परिस्थितियों में समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जन्म और मृत्यु सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरे 2 कारक विशेष परिस्थितियों में ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आवास की
आवास की बस्ती अभी बनी है तो जन्म दरों की अपेक्षा आप्रवासन समष्टि की वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है। वृद्धि मॉडल, क्या किसी समष्टि की वृद्धि समय के साथ कोई विशिष्ट और प्रगुक्ति योग्य प्रतिरूप दर्शाती है? हम अपने देश में मानव समष्टि की अनियंत्रित वृद्धि और इससे जन्मी समस्याओं से चिंतित है और इसलिए अगर प्रकृति में भिन्न प्राणी समष्टियां इसी तरह वृद्धि करती हैं अथवा वृद्धि पर कुछ नियंत्रण दर्शाती हैं, इस बारे में हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है। समष्टि वृद्धि को कैसे नियंत्रित रखा जा सकता है, इस बारे में हम शायद प्रकृति से एक दो बातें सीख सकते हैं। चरघातांकी वृद्धि, किसी समष्टि की अबाधित वृद्धि के लिए स्पष्टतः संसाधन, आहार और स्थान उपलब्ध होना अत्यावश्यक है। आदर्शतः आवास में जब संसाधन असीमित होते हैं तो प्रत्येक जातियों में संख्या में वृद्धि कर सकने की अपनी जन्मजात शक्ति को पूरी तरह अनुभव करने की योग्यता होती है, जैसा कि डार्विन ने अपने प्राकृतिकवरण के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए प्रेक्षित किया। तब समष्टि चरघातांकी एक्सपोनेंशियल अथवा ज्योमेट्रिकल शैली में वृद्धि होती है। अगर n साइज की समष्टि में जन्म दरें कुल संख्या नहीं बल्कि प्रति व्यक्ति जन्म b के रूप में और मृत्यु दरें d के रूप में निरूपित की जाए, तब इकाई समय अवधि dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी इंटू n। मान लीजिए कि b माइनस डी इज इक्वल टू r, तब dn/dt इज इक्वल टू rn। इस समीकरण में r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर कहलाती है और यह समष्टि वृद्धि पर किसी भी जैविक अथवा अजैविक कारक के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राचल है। R मूल्यों के परिणाम के बारे में आप कुछ बोध करने के लिए नॉर्वे चूहे के लिए R बराबर 0.015 और आटा भृंग के लिए 0.12 है। 1981 में भारतवर्ष में मानव समष्टि के लिए R का मान 0.0205 है। वर्तमान R का मान क्या पता कीजिए। इसके परिकलन के लिए आपको जन्म दरों और मृत्यु दरों का पता होना जरूरी है। ऊपर दिए गए समीकरण समष्टि के चरघातांकी अथवा ज्यामितीय वृद्धि बताता है और जब n को समय के संदर्भ में आरेखित करते हैं तो इसका नतीजा जे आकार का वक्र है। अगर आपको मूलभूत कलन आता है तो आप चरघातांकी वृद्धि समीकरण को समाकलित रूप से निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं। n इज इक्वल टू n नॉट एंड ERT, जहां पर NT क्या है, समय t में समष्टि घनत्व, n नॉट समय शून्य में समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और E जो है प्राकृतिक लघुगणकों का आधार है जिसका मान है 2.7 समथिंग एल्स। असीमित संसाधन परिस्थितियों में चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाली कोई भी जाति थोड़े समय में ही विशाल समष्टि घनत्व तक पहुंच सकती है। डार्विन ने दर्शाया कि हाथी जैसा धीमे बढ़ने वाला प्राणी रोक न होने पर विशाल संख्या तक पहुंच सकता है। चरघातांकी रूप से वृद्धि करने वाला विशाल समष्टि कितनी जल्दी निर्मित हो जाती है, इसके बारे में एक निम्न किस्सा लोकप्रिय है। राजा और मंत्री शतरंज खेलने बैठे। अपनी जीत के प्रति आश्वस्त राजा मंत्री द्वारा प्रस्तावित किसी शर्त को स्वीकार करने के लिए तैयार था। मंत्री ने नम्रता पूर्वक कहा कि अगर वह जीत गया तो वह गेहूं के केवल कुछ दाने लेगा जिसकी मात्रा शतरंज के बिसात के पहले खाने में 1 दाना, तब दूसरे खाने में 2 और तीसरे में 4 और चौथे में 8 और इस प्रकार दानों को पिछली मात्रा से दुगुना करते हुए अगले खानों में रखते जाता है जब तक कि सभी 64 खाने भर नहीं जाते। राजा ने मूर्खतापूर्ण लगने वाली शर्त मान ली और खेल शुरू किया, लेकिन राजा के दुर्भाग्यवश मंत्री जीत गया। राजा को लगा कि मंत्री की शर्त पूरी करना बहुत आसान था। उसने सबसे पहले खाने में 1 दाना रखा, शुरुआत की और मंत्री द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया के अनुसार अन्य खानों को भरता गया, लेकिन बिसात के आधे खानों बढ़ने तक राजा ने अनुभव किया कि उसके राज्य में उत्पादित सारे गेहूं मिलकर भी 64 वर्गों को नहीं भर पाएंगे। अब छोटे से पैरामीशियम के बारे में सोचिए जो केवल एक व्यष्टि से आरंभ करके द्विविभाजन द्वारा प्रतिदिन संख्याओं को दुगुना करता रहता है, और कल्पना कीजिए कि 64 दिनों में इसकी समष्टि साइज दिमाग को चकरा देने वाली हो जाएगी, बशर्ते असीमित आहार और स्थान उपलब्ध होता रहे। संभार तंत्र लॉजिस्टिक वृद्धि। प्रकृति में किसी भी समष्टि के पास इतने असीमित संसाधन नहीं होते कि चरघातांकी वृद्धि होती रहे। इसके कारण सीमित संसाधनों के लिए व्यष्टियों में प्रतिस्पर्धा होती है। आखिर में योग्यतम व्यष्टि जीवित बना रहेगा और जनन करेगा। अनेक देशों की सरकारों ने भी इस तथ्य को समझा है कि और मानव समष्टि वृद्धि को सीमित करने के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। प्रकृति में दिए गए आवास के पास अधिकतम संभव संख्या के पालन पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन होते हैं। इसके आगे और वृद्धि संभव नहीं है। उस आवास में उस जाति के लिए इस सीमा को प्रकृति की पोषण क्षमता के मान लेते हैं। किसी आवास में सीमित संसाधनों के साथ वृद्धि कर रही समष्टि आरंभ में पश्चाता लैगफेज दर्शाती है। इसके बाद त्वरण और मंदन के अंततः अंतरस्पर्शी प्रावस्थाएं आती है। इस समष्टि घनत्व पोषण क्षमता तक पहुंच जाती है। समय टी के संदर्भ में n का आरेख जो है सिग्मोइड वक्र बन जाता है। इस प्रकार की समष्टि वृद्धि विरहुस्ट पर लॉजिस्टिक वृद्धि कहलाती है, जिसका समीकरण है dn/dt इज इक्वल टू rn इंटू ब्रैकेट में k माइनस n अपॉन में n। n बराबर समय टी पर समष्टि घनत्व, r प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर और k जो है पोषण क्षमता है। अधिकांश प्राणियों की समष्टियों में वृद्धि के लिए संसाधन परिमित है और देर सबेर सीमित होने
वाले हैं, इसलिए लॉजिस्टिक वृद्धि मॉडल को अत्यधिक यथार्थपूर्ण माना जाता है। सरकारी जनगणना के अनुसार भारत के पिछले 100 वर्षों के समष्टि आंकड़े एकत्रित कीजिए और उन्हें आरेखित कीजिए, जानिए कि कौन सा वृद्धि प्रतिरूप स्पष्ट है। 11.1.3 जीवन वृत्त विभिन्नता। समष्टियां जिस आवास में रहती हैं उसमें अपनी जनन योग्यता, जिसे डार्विन योग्यता कहा जाता है, उच्च आर मान को अधिकतम बनाने के लिए विकसित होती हैं। खास प्रकार के वर्ण दबाव सेट में जीव सर्वाधिक दक्ष जनन युक्ति की ओर विकास करते हैं। कुछ अपने जीव काल में केवल एक बार प्रजनन करती है, प्रशांत महासागरीय सामन मछली और बांस, जबकि अन्य अपने जीवन काल में बहुत बार प्रजनन करती है। अधिकांश पक्षी और स्तनधारी कुछ छोटी साइज की संतति बहुत बड़ी संख्या में संतति उत्पन्न करती है। ऑयस्टर और पेलेजिक मछलियां, जबकि दूसरी बड़ी साइज की संतति कम संख्या में उत्पन्न करती है। पक्षी और स्तनधारी। इसलिए योग्यता को अधिकतम करने के लिए कौन वांछनीय है? पारिस्थितिक विज्ञों का सुझाव है कि जीवों के जीवन वृत्त विशेषक जिस आवास में वे रहते हैं उसकी अजीवी और जीवीय घटकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के संदर्भ में विकसित होते हैं। विभिन्न जातियों में जीवन वृत्त विशेषकों का विकास इस समय अनुसंधान का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और पारिस्थितिक विज्ञ अनुसंधान में लगे हुए हैं। 11.1.4 समष्टि पारस्परिक क्रियाएं। क्या आप पृथ्वी पर किसी ऐसे प्राकृतिक आवास के बारे में सोच सकते हैं जहां केवल एक ही जाति का आवास हो? ऐसा कोई वास है ही नहीं, इसलिए ऐसी स्थिति अकल्पित है। किसी भी जाति के लिए न्यूनतम आवश्यकता एक और जाति की है जिसको वो भोजन के रूप में ले सके। पादप जाति भी जो अपना आहार स्वयं बनाती है अकेली जीवित नहीं रह सकती। इसे मृदा के कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने और अकार्बनिक पोषणों को इसके अवशोषण के लिए लौटने के लिए मृदा के सूक्ष्म जीवों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बिना प्राणी एजेंट के पादप परागण की व्यवस्था कैसे करेगा? ये स्पष्ट है कि प्रकृति में प्राणी पादप सूक्ष्म जीव न तो पृथक रह सकते हैं और नहीं रहते हैं, बल्कि जैव समुदाय बनाने के लिए विभिन्न तरीकों से परस्पर क्रिया करते हैं। न्यूनतम समुदायों में भी अनेक परस्पर अक्रियाशील अनुबंधताएं होती है, हालांकि सभी बंधुताएं आसानी से दिखाई नहीं देती है। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाएं दो विभिन्न जातियों की समष्टियों की पारस्परिक क्रिया से उत्पन्न होती है। वे क्रियाएं एक जाति या दोनों जातियों के लिए हितकारी, हानिकारक या उदासीन, न हानिकारक न लाभदायक हो सकती है। लाभदायक पारस्परिक क्रियाओं के लिए चिन्ह पॉजिटिव तथा हानिकारक के लिए नेगेटिव और उदासीन के लिए 0 चिन्ह दर्शाया जाता है। अंतरजातीय पारस्परिक क्रियाओं के सभी संभावित परिणामों पर विचार है। सारणी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दूसरे से पारस्परिक क्रिया में सहोपकारिता में दोनों जातियों को लाभ होता है और स्पर्धा में दोनों को हानि। परजीविता और परभक्षण दोनों में केवल एक जाति को लाभ होता है, क्रमशः परजीवी और परभक्षी को, और पारस्परिक क्रिया दूसरी जाति क्रमशः परपोषी और शिकार के लिए हानिकारक है। ऐसा पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरों को न लाभ होता है और न हानि, उसे सहभोज्यता कहते हैं। दूसरी ओर अंतरजातीय परजीविता में एक जाति को हानि होती है जबकि दूसरी जाति प्रभावित रहती है। परभक्षण, परजीविता और सहभोज्यता इन दोनों की एक साझा विशेषता है। पारस्परिक क्रिया करने वाली जातियां निकटता से साथ साथ रहती है। परभक्षण, यदि किसी समुदाय में पादपों को खाने के लिए प्राणी ही न हो तो स्वपोषी जीवों द्वारा स्थिर की गई उस सारी ऊर्जा का क्या होगा? परभक्षण को आप प्रकृति का ऐसा तरीका सोच सकते हैं जिसमें पादपों द्वारा स्थिर की गई उच्च ऊर्जा उच्चतर पोषी स्तरों को स्थानांतरित होती है। जब हम परभक्षी और शिकार के बारे में सोचते हैं तो शायद बाघ और हरिण का उदाहरण सहज ही हमारे दिमाग में आता है, लेकिन बीज को खाने वाली गोरैया भी तो परभक्षी से कम नहीं। हालांकि पौधे को खाने वाले प्राणियों को शाकाहारी के रूप में अलग श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन सामान्य पारिस्थितिक संदर्भ में वे भी परभक्षी से ज्यादा भिन्न नहीं है। पोषी स्तरों तक ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सन्नाल कंड्यूट के रूप में कार्य करने के अलावा परभक्षी एक दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शिकार समष्टि को नियंत्रण रखते हैं। अगर परभक्षी नहीं होते तो शिकार जातियों का समष्टि घनत्व बहुत ज्यादा होता और पारितंत्र में अस्थिरता आ जाती। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशी जातियां लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लगती है, क्योंकि आक्रांत भूमि में उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते। 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में लाई गई नागफनी ने वहां लाखों हेक्टेयर प्रक्षेत्र में तेजी से फैलकर तबाही मचा दी। अंत में नागफनी खाने वाले परभक्षी एक प्रकार का शलभ को उसके प्राकृतिक आवास ऑस्ट्रेलिया लाए जाने के बाद ही आक्रामक नागफनी को नियंत्रित किया जा सका। कृषि पीड़कनाशी के नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल में अपनाए गए जैव नियंत्रण विधियां परभक्षी की समष्टि नियमन की योग्यता पर आधारित है। परभक्षी स्पर्धी शिकार जातियों के बीच स्पर्धा की तीव्रता कम करके किसी समुदाय में जातियों की विविधता बनाए रखने में भी सहायता करता है। अमेरिकी प्रशांत तट की चट्टानी अंतरजातीय समुदायों में पाइसेस्टर तारामीन एक महत्वपूर्ण परभक्षी है। प्रयोगशाला के बाहर किए गए
एक प्रयोग में जब एक बंद अंतराज्वारीय क्षेत्र में सभी तारामीन हटा दी गई तो अंतरजातीय स्पर्धा के कारण एक साल में ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। अगर परभक्षी ज्यादा ही दक्ष है तो अपने शिकार का अतिदोहन करता है तो हो सकता है शिकार विलुप्त हो जाए और इसके बाद खाने के अभाव में परभक्षी भी विलुप्त हो जाए। यही कारण है कि प्रकृति में परभक्षी विवेकी है। परभक्षण के प्रभाव को कम करने के लिए शिकारी जातियों ने विभिन्न रक्षा विधिया विकसित कर ली है। कीट और मेंढकों की कुछ जातियां परभक्षी द्वारा आसानी से पहचान के लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन छद्मावरण होती है। कुछ शिकार जातियां विषैली होती है और इसलिए परभक्षी उन्हें नहीं खाते हैं। मोनार्क तितली के शरीर में विशेष रसायन होने के कारण यह अपने परभक्षी के लिए बहुत ही रुचिकर यानी स्वाद में खराब है। यह दिलचस्प है कि तितली इस रसायन को अपनी इल्ली कैटरपिलर अवस्था में विषैली खरपतवार खाकर प्राप्त करती है। पौधों के लिए शाकाहारी प्राणी परभक्षी हैं। लगभग 25% कीट पादप भक्षी हैं, अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भाग खाते हैं। पादपों के लिए समस्या विशेष रूप से गंभीर है क्योंकि वे अपने परभक्षियों से दूर नहीं भाग सकते जैसा कि प्राणी कर सकते हैं। इसलिए पादपों ने शाकाहारियों से बचने के लिए आश्चर्यजनक रूप से अकारिकीय और रासायनिक रक्षा विधियां विकसित कर ली हैं। रक्षा के सबसे सामान्य अकारिकीय साधन कांटे, एकेशिया कैक्टस, बहुत से ऐसे पादप ऐसे रसायन उत्पन्न और भंडारित करते हैं जो खाए जाने पर शाकाहारियों को बीमार कर देते हैं और पाचन का संदमन करते हैं, उनके जनन को भंग कर देते हैं या मार तक देते हैं। अपने परित्यक्त खेतों में उग रही कैलोट्रोपिस खरपतवार अवश्य देखी होगी। यह पौधा अत्यधिक विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है और इसी कारण से कभी भी किसी पशु या बकरी को इस पौधे को चरते हुए नहीं देखा होगा। रासायनिक पदार्थों की व्यापक किस्में जिन्हें हम पौधों से व्यापारिक पैमाने पर निष्कर्ष करते हैं, निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्ट्रिक्नीन, अफीम आदि, वे पादपों द्वारा उत्पन्न होते हैं। वास्तव में रसायन चरकों ग्रेजर से बचने की रक्षा विधियां। स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चय ही कायल था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है तब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती है जो सीमित है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात तो यही है कि असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका के कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहीं की आवासीय मछलियां साझा आहार झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं। दूसरी बात यह है कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा स्पर्धा में एक जाति की अशक्त दक्षता दूसरी जाति की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसलिए स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जाति की योग्यता वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर के रूप में मापित दूसरी जाति की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोगों में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है कि जैसा कि गौसे और दूसरे पारिस्थितिक विज्ञों ने किया है, जब तक संसाधन सीमित है और तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी, लेकिन प्रकृति में इस प्रकार के स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते, लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य मिलते तो हैं। गैलापागो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एबिंगडन कुछ 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण दक्षता। प्रकृति में स्पर्धा होने का कारण दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसकी वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाती है। कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोगों ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल बैलेंस की अंतरजातीय क्षेत्र में प्रमुखता है और इसने छोटे बार्निकल चैथेमेलस को क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। गौसे स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बताता है कि एक ही तरह के संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ ही नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जाति अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। ऐसा तब होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं। वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा को होने को नकारते तो नहीं, पर वे इस पर ध्यान दिलाते हैं। स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती है। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। वे प्रकृति में अंतरजातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं, परंतु
वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित कर सकती हैं जो बहिष्कार की बजाय से अस्तित्व को बढ़ावा दे। ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है तो उदाहरण के लिए वे आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। मैकआर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही वार्बलर की 5 निकटतम संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की शाखा और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक विभिन्नताओं के कारण साथ साथ रह सकी। परजीविता, यह मानते हुए कि जीवन की परजीवी प्रणाली में रहने और खाने की मुफ्त व्यवस्था है तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि परजीविता पादपों से लेकर उच्च कोटि कशेरुकियों तक इतने अधिक वर्गीय समूहों में विकसित हुआ है। अनेक परजीवी परपोषी विशिष्ट के रूप में विकसित हुए हैं। वे परपोषी की केवल एक ही जाति पर परजीवी जीवन बिताते हैं। इस प्रकार परपोषी और परजीवी दो सह विकसित होते हैं, अर्थात एक ही परपोषी जाति के साथ सफल होने के लिए अगर परपोषी परजीवी को अस्वीकार करने या प्रतिरोध करने के विशेष साधन विकसित करता है तो परजीवी को उन साधनों को निष्प्रभावी और व्यक्त करने के लिए साधन विकसित करने होंगे। अपनी जीवन शैली के अनुरूप परजीवी ने विशेष अनुकूल विकसित किए, जैसे कि अनावश्यक संबंधी अंगों का अभाव, परपोषी से चिपकने के लिए आसंजी अंगों या चूषकों की उपस्थिति, पाचन तंत्र का लोप तथा उच्च जनन क्षमता। परजीवियों का जीवन चक्र प्राय जटिल होता है, जिसमें एक या दो मध्यस्थ पोषक अथवा रोगवाहक होते हैं जो इसके प्राथमिक परपोषी के परजीवीकरण को सुगम बनाते हैं। मानव यकृत पर्णप लिवर फ्लूक जो है पर्णाप कृमि परजीवी ट्रिमेटोड पैरासाइट अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मध्यस्थ पोषकों जैसे घोंघा और मछली पर निर्भर करता है। मलेरिया परजीवी को दूसरे परपोषियों पर फैलने के लिए रोगवाहक की आवश्यकता पड़ती है। अधिकांश परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाते हैं। परपोषी की उत्तरजीविता वृद्धि और जनन को कम कर सकते हैं और उसके समष्टि घनत्व को घटा सकते हैं। वे परपोषी को कमजोर बनाकर उसके परभक्षण के लिए अधिक असुरक्षित बना देते हैं। क्या आप ऐसा मानते हैं कि एक आदर्श परजीवी परपोषी को हानि पहुंचाए बिना पनप सकने योग्य होना चाहिए? तब प्राकृतिक वर्ण ने ऐसी पूरी तरह से अहानिकारक परजीवियों का विकास क्यों नहीं किया? परपोषी जीव की बाह्य पृष्ठ पर आहार पूर्ति करने वाले परजीवी बाह्य परजीवी कहलाते हैं। इसके प्रसिद्ध उदाहरण मानवों पर जूं के समूह और कुत्तों पर चिंचिड या टिक्स है। अनेक समुद्री मीन बाहरी परजीवी कॉपीपोड्स द्वारा ग्रस्त है। कस्कूट टामरबेल एक परजीवी पौधा है जो सामान्यतः बाढ़ पादपों पर वृद्धि करता है। विकास प्रक्रिया के दौरान इसका पर्णहरित और पत्तियां समाप्त हो जाती है। जिस पोषी पादप पर रहता है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। मादा मच्छर को परजीवी नहीं माना जाता, हालांकि जनन के लिए इसको हमारे रक्त की आवश्यकता पड़ती है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? इसके विपरीत अंतः परजीवी एंटीपैरासाइट वे हैं जो परपोषी के विभिन्न स्थलों यकृत, वृक्क, फुफ्फुस, लार, आरबीसी आदि पर रहते हैं। उनके आकारिक और शारीरिक लक्षण अत्यधिक सरलीकृत होते हैं, जबकि उनके जनन शक्ति को बल देते हैं। पक्षियों में परजीविता ब्रूड पैरासिटिज्म परजीविता का लुभावना उदाहरण है, जिसमें परजीवी पक्षी अपने अंडे परपोषी को घोंसले में देता है और परपोषी को उस अंडे को सैन्य देता है। विकास प्रक्रिया के दौरान परजीवी पक्षी के अंडे साइज और रंग में परपोषी के अंडों के सदृश विकसित हो गए, ताकि परपोषी पक्षी द्वारा विजातीय अंडों को पहचान लिए जाने और घोंसले से उन्हें निकाल दिए जाने की संभावना कम हो जाए। अपने आसपास के पार्क में प्रजनन ऋतु में बसंत से ग्रीष्म ऋतु के दौरान कोयल की गतिविधियों का पीछा कीजिए और अन्य परजीविता को होते हुए देखिए। सहभोजिता, ये एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को हानि लाभ होता है। आम की शाखा पर अधिपादप एपीफाइट के रूप में उगने वाला आर्किड और वेल की पीठ को आवास बनाने वाला वार्निकुल को फायदा है, जबकि आम के पेड़ और वेल को उससे कोई लाभ नहीं होता। पक्षी, बगुला और चारण पशु निकट सहचार्य में रहते हैं। यदि आप कृषि फार्म वाले ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको यह दृश्य देखने को मिलेगा। सहभोजिता का यह उत्कृष्ट उदाहरण है जहां पशु चरते हैं, उसके पास ही बगुले भोजन प्राप्ति के लिए रहते हैं, क्योंकि जब पशु चलते हैं तो वनस्पति को हिलाते हैं और उसमें से कीट बाहर निकलते हैं। बगुले उन कीटों को खाते हैं, अन्यथा वनस्पति कीटों को ढूंढना और पकड़ना बगुलों के लिए कठिन होता है। सहभोजिता का दूसरा उदाहरण समुद्री एनीफोन दंशन स्पर्शक स्टिंगिंग टेंटिकल होते हैं, जिसमें उनके बीच रहने वाली क्लाउन मछली का है। मछली को परभक्षियों से सुरक्षा मिलती है जो दंशन स्पर्शकों से दूर रहते हैं। क्लाउन मछली से एनीमोन का कोई लाभ मिलता हो ऐसा नहीं लगता। सहोपकारिता,
इन पारस्परिक क्रिया से परस्पर क्रिया करने वाली दोनों जातियों को लाभ होता है। कवक और प्रकाश संश्लेषी शैवाल या साइनोबैक्टीरिया के बीच घनिष्ठ सहोपकारी संबंध का उदाहरण लाइकेन में देखा जा चुका है। इस प्रकार कवकों और उच्च कोटि पादपों की जड़ों के बीच कवक मूल माइक्रोराइजा साहचर्य है। कवक मृदा से अत्यावश्यक पोषक तत्वों के अवशोषण में पादपों की सहायता करते हैं, जबकि बदले में पादप कवकों को ऊर्जा उत्पादी कार्बोहाइड्रेट देते हैं। सहोपकारिता के सबसे शानदार और विकास की दृष्टि से लुभावनी उदाहरण पादप प्राणी संबंध है। पादपों को अपने पुष्प परागित करने और बीजों के प्रकीर्णन के लिए प्राणियों की सहायता चाहिए। स्पष्ट है कि पादप को जिन सेवाओं की अपेक्षा प्राणियों से उनके लिए शुल्क तो देना होगा। पुरस्कार अथवा शुल्क के रूप में परागणकारियों को मकरंद तथा प्रकीर्णकों को रसीले और पोषक फल देते हैं, लेकिन परस्पर लाभकारी तंत्र की धोखेबाजी से रक्षा होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ऐसे प्राणी जो परागण में सहायता किए बिना ही मकरंद चुराते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पादप प्राणी पारस्परिक क्रिया में सहोपकारियों के लिए प्राय सह विकास क्यों शामिल है, अर्थात पुष्प और इसके परागणकारी जातियों के विकास एक दूसरे से मजबूती से जुड़े हुए हैं। अंजीर के पेड़ों के अनेक जातियों में बर की परागणकारी जातियों के बीच मजबूत संबंध है। इसका अर्थ यह है कि कोई दी गई अंजीर जाति केवल इसके साथ ही बर की जाति से ही परागित हो सकती है, बर की दूसरी जाति से नहीं। मादा बर जो है फल को न केवल अंडे देने के लिए काम में लेती है, बल्कि फल के भीतर ही वृद्धि कर रहे बीजों के पोषण के लिए बीजों को पोषण के लिए लार्वा के पोषण के लिए प्रयोग करती है। अंडे देने के लिए उपयुक्त स्थल की तलाश करते हुए बर अंजीर पुष्पक्रम को परागित करते हैं। इसके बदले में अंजीर अपने कुछ परिवर्तनशील बीज परिवर्तनशील बर के डिंबकों को आहार के रूप में देती है। आर्किड पुष्प प्रतिरूपों की आश्चर्यचकित कर देने वाली विविधता दर्शाते हैं, जिसमें से अनेक सही परागण कीट, भ्रमरों और गुंज मक्षिकाओं को आकर्षित करने के लिए विकसित हुए हैं, ताकि इसके द्वारा निश्चित रूप से परागण हो सके। सभी आर्किड यह पुरस्कार पेश नहीं करते हैं। ऑप्टिस नामक भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन आर्किड मक्षिका भी एक जाति से परागण कराने के लिए लैंगिक कपट का सहारा लेता है। इस पुष्प की एक पंखुड़ी साइज, रंग और चिन्हों में मादा मक्षिका से मिलती जुलती है। नर मक्षिका इसे मादा समझकर इसकी ओर आकर्षित होती है, पुष्प के साथ कूट मैथुन करती है। इस प्रक्रम के दौरान इस पर पुष्प से पराग झाड़कर उस पर गिरते हैं। जब वही मक्षिका दूसरे पुष्प से मैथुन करती है तो वहां पर शरीर पर लगे पराग डालती है और इस प्रकार पुष्प को परागित करती है। मगर विकास के दौरान किसी भी कारण से मादा मक्षिका का रंग प्रतिरूप जरा सा भी बदल जाता है तो परागण की सफलता कम रहेगी। अतः आर्किड पुष्प अपनी पंखुड़ी को मादा मक्षिका के सदृश बनाए रखते हैं। चैप्टर इस कंप्लीट समरी रीड करते हैं, बहुत ही बड़ा चैप्टर था। इकोलॉजी जीवों कि अपने पर्यावरण के अजीवी और जैविक घटकों के संबंधों का अध्ययन है। यह जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान ये संगठन के 4 स्तरों से संबंधित है: जीव समष्टि, समुदाय और बायोम। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विकास या परिवर्तन समष्टि स्तर पर होता है और इसलिए समष्टि पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। समष्टि किसी भी दी गई जाति के व्यष्टियों का समूह है जो सीमांकित भौगोलिक क्षेत्रों में समान संसाधनों के लिए स्पर्धा करते हैं या उन संसाधनों और में जन्म और मृत्यु दरें, लिंगानुपात और आयु वितरण आदि गुण होते हैं जो व्यष्टियों में नहीं होते हैं। समष्टि में नरों और मादाओं के विभिन्न आयु वर्ग का अनुपात प्राय आयु पिरामिड में के रूप में भौगोलिकतः दर्शाया जाता है। इसका आकार यह बताया गया है कि क्या समष्टि स्थिर है, बढ़ रही है या घट रही है। समष्टि पर किसी भी कारक का पारिस्थितिक प्रभाव आमतौर पर उसकी साइड में प्रतिबिंबित होता है, जिस जाति के अनुसार विभिन्न तरीकों संख्या, जीवभार, आवरण से व्यक्त किया जा सकता है। समष्टियां जन्म और आप्रवासन से बढ़ती है तथा मृत्यु और उत्प्रवासन से घटती है। जब संसाधन असीमित होते हैं तो वृद्धि प्राय चरघातांकी, लेकिन जब संसाधन उत्तरोत्तर सीमाकारी होते हैं तब वृद्धि प्रतिरूप लॉजिस्टिक हो जाते हैं। दोनों मामले में वृद्धि अंततः पर्यावरण की पोषण क्षमता से सीमित हो जाती है। प्राकृतिक वृद्धि की इंटरजेनिक दर R किसी समष्टि का वृद्धि करने की जन्मजात शक्ति की माप है। प्रकृति में भिन्न जातियों की समष्टि आवास में पृथक नहीं रहती है, बल्कि कई तरह से पारस्परिक क्रिया करती है। तो जातियों के बीच पारस्परिक इन क्रियाओं को परिणाम के आधार पर स्पर्धा, दोनों जातियों की हानि, परभक्षण और परजीविता जिसमें एक जाति को लाभ जबकि दूसरी जाति को हानि होती है, सहभोजिता जिसमें एक को लाभ पहुंचता है और दूसरी अप्रभावित रहती है, अंतरजातीय परजीवी जिसमें एक को हानि होती है और दूसरा अप्रभावित रहता है, तथा सहोपकारिता जिसमें दोनों जातियों को लाभ होता है। परभक्षण एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रम है जिसके द्वारा पोषी ऊर्जा अंतरण सुगम होता है और कुछ परभक्षी अपने शिकार समष्टियों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। पादपों ने शाकार के विरुद्ध कार्य की और रासायनिक विविध रक्षा विधियां विकसित किया। स्पर्धा में ऐसा समझा जाता है कि उत्तम
स्पर्धी घटिया स्पर्धी को विलुप्त कर देता है, स्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत। लेकिन अनेक निकट संबंधी जातियों ने विभिन्न क्रियाविधियां विकसित की है जो उनके सहअस्तित्व को सुगम बनाती है। कुछ प्रकृति में सरोपकारिता के कुछ सबसे आकर्षक मामले पादप परागणकारी पारस्परिक क्रिया में देखे जा सकते हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। क्वेश्चन आंसर आपको अपने नोट से ही मिलेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो को जरूर लाइक करें और जो भी ये इसका पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का चैनल जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो बाय गाइस।